नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। उत्तर प्रदेश चुनाव की तस्वीर अब साफ होती जा रही है और गठबंधन अपना आकार ले चुका है। सत्तारूढ़ बीजेपी का अपना दल एस और निषाद पार्टी से समझौता है, तो फिर वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा और महान दल से हाथ मिला लिया है। आने वाले दिनों में सपा का कुछ और छोटे दलों और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से समझौता हो सकता है। अब बसपा और कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस का चेहरा बनाई गई प्रियंका गांधी ने रविवार को यह कहा कि उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव का बयान ऐसे समय में आया जब विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन आकार ले चुके हैं। अब कांग्रेस की तरफ से बड़ी पार्टियों ने हाथ तो नहीं बढ़ाए, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद से गठबंधन की कोशिश जरूर की है, जो कि परवान नहीं चढ़ पाई। बात अगर बीजेपी की जाए तो पार्टी की मजबूती यहां पर साफ दिख रही है। उसके पास ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिससे जीत हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी चुनौती अभी नहीं लग रहा। तो वहीं सपा में भी लगातार बागी नेताओं की सदस्यता का दौर चल रहा है। कांग्रेस से नेताओं का अलग होना कुछ और संकेत भी दे रहा है। कांग्रेस में ना ही कोई संगठन दिख रहा है और ना ही बड़े चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी यूपी में विधानसभा चुनाव में नैया कैसे पार लगाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इसी विषय पर बहस शुरू करेंगे कि आखिर प्रियंका कांग्रेस की नैया को कैसे पार लगाएंगी। तो सभी दल आप देख रहे हैं कि अपने अपने चुनावी गठबंधन के साथ इस बार चुनाव में जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब एक साथ ये भी कहा गया कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन 403 सीटों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी का जो लड़ने का ऐलान है उसको किस तरह से देखा जाए और इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो गठबंधन के साथ जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे इन पार्टियों के बीच में अपनी जो राह है वो बना पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को कहा है, अब कैसे जनता के बीच में जाकर के अपने मैसेज को कन्वे करेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं एक सत्ताधारी पार्टी है जो कि खुद गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी विपक्षी पार्टी जो कि इससे पहले सत्ता में रही, उसका भी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन अब उसमें कांग्रेस का भी ये कहना है कि इस बार कांग्रेस अब मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और इसलिए 403 सीटों पर अकेले कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। अब कांग्रेस को इसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के गठबंधन पार्टियों के साथ जो हो रहे हैं उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा इस बार के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो कि पिछली बार 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो कि 17 में मिलकर के चुनाव लड़ा, वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात को कह रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अकेले ही 403 सीटों पर चुनावी ताल ठोकने की बात को पहले ही स्पष्ट मायावती कर चुकी हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी भी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना चुकी है। तो सभी पार्टियां गठबंधन के साथ और दो पार्टियां आप देख रहे हैं जो कि अकेले लड़ने की बात कह रही हैं। तो अब जनता कैसे इन सारी स्थितियों को देख रही है और कितना दिलचस्प होगा ये पूरा विधानसभा का चुनाव और इसका असर राजनीतिक तौर पर क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अकेले ही लड़ने का ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस को इसमें कितनी अपेक्षित सफलता मिलेगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जो चुनावी मैनेजमेंट है वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, चाहे उसमें जाति के आधार पर आप देखें, जातीय जो गणित है उनको आप देखें, उसके आधार पर चुनावों में जाने की बात हो, या फिर अपना अपना जो वोट बैंक है, 20 वोट बैंक है जिन पार्टियों का, उनके साथ वो किसको ऐड कर रहे हैं, उसके आधार पर भी अपनी जो जीत हार है उसका आकलन पार्टियां करती हैं। लेकिन कांग्रेस अब किस तरह से जनता के बीच में अपनी बात को रख पाएगी और बहुजन समाज पार्टी भी किस तरह से अपने जनाधार को बढ़ाएगी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पार्टियां सभी दावे कर रही हैं कि इस बार सत्ता में वापसी करने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जनता इस बार किसको चुनती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो दो पार्टियां इस समय आप देख रहे हैं जिनके बीच में अभी ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर
जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में हैं और इसका फायदा कितना मिलेगा इन दोनों ही पार्टियों को ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उन पार्टियों को भी जो कि बिना किसी गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जा रही हैं, उसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी, ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी अपनी रणनीति के साथ सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, जीत के दावे भी कर रही हैं, लेकिन फायदा कितना मिलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है, अब कैसे जनता को कन्विंस करेंगे, आज इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ चर्चा में आगे जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसबीएसपी की तरफ से। उमाशंकर राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संजय चौधरी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। संजय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो अब 403 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर वो अकेले अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि इन 32 सालों में प्रदेश के अंदर जनता ने सभी के शासन को देखा है, इसलिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर अब उनको कांग्रेस पार्टी नजर आती है, इसलिए उनको किसी गठबंधन की अब जरूरत है नहीं। इस पर आपका एक रिएक्शन जी। यूं तो मालूम है जमाने की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस अकेले लड़ रही है। हमने देखा है कि वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ चुकी है और उसका नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है। बसपा भी सपा के साथ मिलकर लड़ चुकी है, उसका अंजाम क्या था ये सभी को पता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक दल जिस प्रकार से हर चुनाव में अपना रूप रंग, अपने साथी बाराती बदलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को आते थे और हर बार अपने इतिहास को दोहराते थे, तो बिना जमीन की हकीकत पर उतरे केवल और केवल बयानबाजी के आधार पर शूरवीर बनने वाले विपक्षी दल एक बार फिर से जनता की अदालत में अपने इतिहास को दोहराने वाले हैं। बस वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं समझता हूं कि एक बार फिर से 14, 17 और 19 की कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराई जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति लोगों की इच्छा और सरकार के कामों में ईमानदारी, सरकार के कामों में योजनाओं को उन तक पहुंचना, ये निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए खुले में शौचालय से मुक्ति हो चुकी है, 45 लाख से ज्यादा गांव में प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं और बिजली गांव-गांव और गली-गली में पहुंच चुकी है। आपदा के समय भी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा, उस तक अनाज पहुंचा है, सुविधाएं पहुंची हैं और ऐसे रोजगार मिले हैं जिसके लिए एक भी पैसा किसी को खर्च नहीं करना पड़ा। हमने उत्तर प्रदेश के शासन में देखा है कि जब लोग झोलियों में भरकर रोजगार बांटा करते थे और पैसा इकट्ठा करते थे, एक बदलाव के साथ, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के साथ में इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और अपने ही चुनाव परिणाम को एक बार फिर से दोहराएगी। तो ये राजनीतिक दल भले ही अपने रूप को बदले, अपने रंग को बदले, अपने साथी बदले, बाराती बदले, लेकिन परिणाम नहीं बदलने वाला है। जनता का विश्वास एक बार फिर से दोहराया जाने वाला है। चलिए, 2 और मेहमान जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है। कृष्णकांत पांडे जी, आपके ही पास में आता हूं। चूंकि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, 17 में आप समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, किस तरह का जो परिणाम था वो सबके सामने है। अब 403 विधानसभा सीटों पर अकेले जो चुनाव लड़ने की बात आपने कही है, ये विगत 4.5 साल या 5 साल में ऐसा क्या बदला है कि आपको लग रहा है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ने आपकी जो आप लोगों की कोशिश है उसमें आप लोगों को अपेक्षित सफलता मिलेगी? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। 5 साल में जितनी घटनाएं हुई है उत्तर प्रदेश में, जब से जोगी जी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी सड़क पर नजर आई है। जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हुई, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, उम्भा हो, सोनभद्र हो, रायबरेली हो, लखीमपुर में अभी हाल ही घटना 3 दिन सीतापुर के
अस्थायी जेल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रियंका जी को रखा। कोरोना काल में जब हम लोगों की मदद कर रहे थे, जब सरकार जो है हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पर्यटन कर रही थी, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी, उस समय हमारे अध्यक्ष संघर्ष करते हुए जेल जा रहे थे। यह कांग्रेस पार्टी की 5 साल की उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के चलते इस बार और जो हमने प्रतिज्ञाएं किया, उन प्रतिज्ञाओं के चलते हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आने की स्थिति में होने जा रहे हैं और 403 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यह चुनाव इस चीज पे नहीं होगा कि जो बीजेपी के साथी अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, भाषण का जमाना गया। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। आजमगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 40 लाख का पेमेंट किया है परिवहन निगम को जनता ले आने के लिए, भीड़ ले आने के लिए। जिस तरह से जनता के टैक्स पेयर पैसे का दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और जनता अब बीजेपी को ले आने वाली नहीं है, जनता को ढो ढो के ले आया जा रहा है कि चलो जबरदस्ती सुनो। और अभी प्रियंका जी की रैली बनारस में हुई है, जिस तरह से अपार जनसमूह का आशीर्वाद हमें मिला। अभी गोरखपुर में जिस तरह से प्रियंका जी की रैली हुई, अपार जनसमूह ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया, जो स्वयं अपने से चल के आए। यह सबूत है इस बात का, 5 साल की मेहनत और प्रियंका जी की लोकप्रियता और 32 साल में इन सारे दलों के झूठे वादे, यह सबूत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में 403 सीट पे लड़के हम सत्ता में आने की ओर है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जब विपक्ष का जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग दावा कर रहे हैं कि सत्ता में आप लोग वापसी करेंगे क्योंकि मौजूदा सरकार से लोगों की नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि विपक्ष जिस भूमिका को निभाना चाहिए था, अगर उसको निभा पाता तो जनता उनके ऊपर भरोसा करती, और इसलिए उस भूमिका को कांग्रेस पार्टी अगर निभा रही है तो इसलिए वो 403 सीटों पर लड़कर के इस बार सत्ता के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि 32 सालों में प्रदेश की जनता ने सभी के शासन को देखा है। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है और उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के बारे में सोचते हैं। और कौन मुख्य विपक्षी है, कौन सरकार में आएगा, इसका नतीजा आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा था, जिस तरह से अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला था। अब इसमें कोई दो राय बचता नहीं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आप इस समय मौजूदा स्थिति को देखते हैं, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, जहां रैलियां होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के रैली को कैंसिल करवाने में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चीटिंग करके सत्ता में आने का प्रयास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और देश में लोगों की आंखों में धूल नहीं, मिर्च झोंककर सत्ता पे काबिज हुई है और पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। वो किसी भी मुद्दे को लेकर के, आप चलिए, मैं महंगाई की अगर बात करूं तो आज महंगाई ऐसी है, कमर तोड़ महंगाई है। हर एक नागरिक देश का, प्रदेश का इस महंगाई से परेशान है। अपने घर में कोई सब्जी भी नहीं बना पा रहा है क्योंकि सरसों का तेल 200-250 रुपया लीटर बिक रहा है। लोग अपने घरों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मोटरसाइकिल बच्चियों की शादियों में दिया करते थे, अभी शादी का सीजन चल रहा है। जब हमारी सरकार थी तो उस समय मोटरसाइकिल की कीमत 45,000 रुपए के आसपास हुआ करती। आज 1,90,000-92,000 रुपया मोटरसाइकिल कीमत हो गई है। एक गरीब जो अपनी बेटी की शादी में मोटरसाइकिल देके उसका एक सामाजिक स्तर बढ़ता था, उसको भी इन्होंने छीनने का काम कर दिया है। उसके अलावा जिसके पास मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर हैं, उसमें ईंधन की इतनी ज्यादा महंगाई आ गई है। पेट्रोल 100 के पार है और डीजल 90 के पार है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार जा करके उत्तर प्रदेश की जनता को बताना होगा कि जो आप पेट्रोल में और डीजल में 35 रुपए लीटर के आसपास पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा आखिर गया कहाँ? पिछले 7 सालों में आपने उस पैसे का क्या किया? अगर कोई एक काम आप किए हो उसको बताइए। उत्तर प्रदेश में अगर आपने कोई विकास का एक काम किया उसको बताइए। रोजगार का अगर आपने कोई काम किया उसको बताइए। जो ये आंकड़े देते हैं रोजगार के, उस आंकड़ों में आप संविदा वालों को हटा दीजिए, उस आंकड़े में प्रधान सहायक को आप हटा दीजिए, उस आंकड़े में जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, जो कोरोना काल में हम और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों के, जानकारों के लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किए, इतने संवेदनहीन थे कि उनको नौकरी से निकालकर दोबारा से भर्ती की गई और उसको अपने रोजगार में जोड़ लिया। अभी केजीएमयू की नर्सें थी, जो वार्ड बॉय वगैरह थे, वो लोग धरने पे बैठे हुए थे कि हमें कोरोना काल में भर्ती किया गया और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ हमें वहां से निकाल दिया गया। पहले हमें बोला गया था हम आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौकरी के नाम पर युवाओं को लाठी देने का काम कर रही है। जिस तरह से शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठियां नहीं छोड़ा, जिन पे लाठियां भाज, तो ये संवेदनहीनता की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। रही बात आपकी इनकी ईमानदारी की, इनके इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। मैं अभी कल सरधना विधानसभा में था। सरधना विधानसभा के जो विधायक हैं, वो बच्चा शमशान पर कम से कम करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनके पूरे सरकार के जो माफिया हैं, जो विधायक हैं, वो सब जमीन लूटने में लगे हुए हैं। अभी आज की घटना है, लोनी के विधायक ने खुद कहा है कि जो गाजियाबाद का प्रशासन है
वो गोकशी करा रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि जब विधायक कह रहा है कि प्रशासन गोकशी करा रहा है, तो ये कहाँ पे फेल है? विधायक की तरफ से फेल है या प्रशासन की तरफ फेल है? चलिए धर्मेंद्र जी, ये बड़ा दिलचस्प है। मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस बात को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने इसको बेहतर किया, उसी पर आप लोग कहते हैं कि देखिए इसी मुद्दे पर सबसे विफल है। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आ रहा है। मैं इसका जवाब लूंगा संजय जी से, लेकिन उमाशंकर जी का भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं। उमाशंकर जी, आप लोगों ने तो गठबंधन में आप साथ में जाने का फैसला कर लिया है, गठबंधन में आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही कि 403 पर वो अपने आप अकेले लड़ने वाली है, क्योंकि 32 सालों में उन्होंने सबको देखा है। जब वो इंक्लूडिंग सबको करते हैं तो उसमें आप लोग भी आ जाते हैं। कैसे देख रहे हैं एक तो 403 सीट पर अकेले लड़ने को और इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। आयोग जी जरा इस बात को ध्यान रखिए, जो 89 के बाद उत्तर प्रदेश का जो प्रवाह है चुनाव का, जरा उस पर आप गौर करिए। जो कांग्रेस के मित्रों का 32 साल का सूखा है उत्तर प्रदेश में, क्यों है? क्योंकि जब सरकार बनी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन अति पिछड़ों, अति दलित और मुसलमानों के साथ हमेशा ये धोखा करते रहे। जब हक अधिकार की बात आती थी तो वह उसमें एक आयोग बैठा देते थे, जैसे आरक्षण के नाम पे काका कालेकर आयोग हो चाहे मंडल आयोग हो। 89 के बाद आपने देखा होगा धारा प्रवाह बदला और गठबंधन की सरकार भारत में आई और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन 91 में राम लहर में माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते हैं स्वतंत्र तौर पे। लेकिन वही 93 में पुनः गठबंधन का सरकार शुरू हो जाती है कि माननीय मुलायम सिंह और काशीराम यानी बसपा के साथ गठबंधन होता है और इनका जो कल्याण सिंह, जबकि माननीय मोदी जी 14 के इलेक्शन में घूम घूम करके सचमुच उनका गुड गवर्नेंस और उनके काम के बारे में मैं बड़े हृदय सम्मान करता हूं, लेकिन 93 में यही सपा बसपा यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान इनको खदेड़ा कहां गए पता नहीं चला। 97 में जब ये आए हैं तो ये अभी गठबंधन में आए हैं। जो भाजपा के मित्र कह रहे थे ना कि सीना फुला रहे थे नहीं हम अकेले आए हैं, उनसे पूछिए 97 में जब आए तो बहन मायावती की लालजी टंडन राखी बंधवाते थे, उस गठबंधन में आप आए और तोड़ फोड़ करके आपने मुख्यमंत्री बदलते चले गए, चाहे राजनाथ सिंह को बनाया चाहे रामप्रकाश गुप्ता जी को बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 14 साल का जो वनवास था आपका, अगर उसको दूर करने का किसी ने काम किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया और यह विश्वास करके किया। इन्होंने कहा कि आपका जो हक अधिकार है, जो मंडल आयोग लागू हुआ है आरक्षण को लेकर के पिछड़ों को, उसमें जो बड़ी जातियां आपका अधिकार लूट रही हैं, हमको बड़ी जातियों से डरवाते थे और कहे कि हम सत्ता में आएंगे, हमको मौका दे दीजिए तो आपका जो हक अधिकार हम दे देंगे। लेकिन जब 17 में आए हैं तो यह भी आयोग कांग्रेस की तरह खेल रहे हैं। माननीय मोदी जी 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग बनवा देते हैं ओबीसी आरक्षण 27% बंटवारे के लिए, लेकिन 6 महीने कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, जब माननीय 17 के बाद जब हम सत्ता में इनके साथ में रहे तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति इनके कहने पे बनाई गई और 3 साल हो गया अयोध्या। 3 सालों में वह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। इस बात को मान लीजिए कि जो भाजपा के मित्र गौरवान्वित हो रहे थे यह भी गठबंधन से आए हैं। कांग्रेस का तो जो हाथ हुआ है 32 सालों मान के चलिए, अब भाजपा भी उसी पे चलने जा रही है। भाजपा के मित्रों को यही अति पिछड़ा, यही अति दलित और यही जो मुसलमान अल्पसंख्यक है इनको खदेड़ा करके रहेगा, क्योंकि जो इनकी स्थिति है इस बात को आप ध्यान रखिए, यह भी आयोग खेल रहे। जो नीति कांग्रेस ने अपनाई वही नीति भाजपा अपना रही है। तो पिछड़ा आप देखिए, राशन दीजिए चाहे कुछ भी करिए, पिछड़ा इस बात को याद कर रहा है। जो आयोग की आप कह रहे हैं ना कि हमने 3 बनवा दिया है और आवास दे दिया है, मानवर जी आवास जब 84 से माननीय राजीव जी के समय पंचायती राज लागू हुआ तब से आयोग चल रहा है। इसका काम घर का काम जो मिल रहा है लोगों को, गरीबों को इंदिरा आवास उस समय मिलता था, अब इन्होंने क्या कर दिया उसमें जोड़ दिया है। तो आप भूल जाइए, काम तो आपने जो 4.5 साल में माननीय योगी जी कहते हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है, एक भी काम यह बता दे कि हमने काम किया है। चलिए अब संजय जी से इसका जवाब लेते हैं। संजय जी जवाब दें। देखिए जब चलिए संजय जी एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, इस बीच अवनीश अवस्थी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। में इसका काम प्रारंभ किया गया था और अक्टूबर 2021 तक इसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है और आज 16 नवंबर को इसको उसका कल इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसमें लगभग 22,497 यानी 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक हम लोग 20,408
यानी कि लगभग 20,500 करोड़ जो है खर्च भी कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में जो सिविल निर्माण के कार्य हैं वो करीब 12,000 करोड़ के आसपास के हैं, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट पर जो हम फाइनेंशियल खर्चा भी जो कर चुके हैं वो 92% से ज़्यादा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बस हम इतना कहना चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट इसलिए था कि एक तो ये आजमगढ़ गाजीपुर के एरियाज में लो लाइंग एरियाज में है जहाँ पानी काफ़ी भरा रहता है। इस साल सितंबर में विशेष बारिश आने के कारण भी जो है हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ा। लेकिन दूसरा ये है कि कोविड के फर्स्ट वेव में और कोविड के सेकंड वेव में दोनों पर जो है निर्माण के कार्यों पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन कोविड के रहते हुए भी इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में कोई चेंज नहीं हुआ और 36 महीने के अंदर कर दिया गया। ये हमारे हर इंजीनियर की, ये हमारे हर टेक्नीशियन की, ये हर उसमें जो कामदार लगा हुआ है उसकी जो है ये जीत है, उसकी जो है ये उपलब्धि है। क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, कोरोना काल में भी लोगों ने टेस्ट कराया, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की, फिर भी जो है अपना काम करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आजमगढ़ में बहुत पहले, लगभग साल भर पहले गया था और वहाँ कैंप में हमारे एक स्टाफ थे जिनसे मैंने पूछा, क्या उनका नाम भी मुझे अभी तक याद है, सोनू यादव। वो कैंप में जब हमने उनसे पूछा कि आप इस एक्सप्रेसवे को कैसे देखते हैं, तो सड़क पर खड़े होकर उसने कहा मुझसे कि इससे मुझे दिल्ली जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज की तारीख में पूरे पूर्वांचल में इस बात की खुशी है कि दिल्ली जाने के लिए जो है लोग अब सीधे जा सकेंगे। यहाँ तक कि जैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार के लिए भी जो है एक बड़ा बोन है, क्योंकि बिहार से अभी हमारे कुछ मित्र वहाँ हैं, प्रेस के भी, छपरा आदि से, जो छपरा से जो है बहुत आसानी से 4, 4.5, 5 घंटे के अंदर लखनऊ आ सकते हैं। तो बिहार भी कनेक्ट हो गया है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा और हमारे यूपी के पूर्वी छोर से अब दिल्ली तक 9 से 10 घंटे में बड़ा आराम से जाया जा सकता है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जब बिड की गई थी तो इसमें लगभग -5% की ओवरऑल बचत बिड्स के माध्यम से की गई है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए राइट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको निर्देश दिया गया है। बड़ा प्रोजेक्ट है, जगह जगह जो है इसको चेकिंग भी होती रही है और जहां भी कहीं गलती रही है तो उसको सुधार भी जो है तुरंत किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को 5 वर्ष तक जिन कंपनी ने बनाया है उनको मेंटेन भी करना होगा, तो वो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इस एक्सप्रेसवे के किनारे और मीडियम पर प्लांटेशन भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का वन महोत्सव का जो पूरा कार्यक्रम था, वनीकरण का जो पूरा कार्यक्रम था, वो एक्सप्रेसवे से ही शुरुआत किया था और एक बहुत ही सुंदर जो है हेरिटेज ट्री के नीचे पूजा करके उन्होंने पेड़ जो है अलग अलग जो है लगाए थे। तो ये भी एक उपलब्धि है कि एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग ग्रीनरी को आगे बढ़ाएंगे। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम लगभग हमारा 75.32% पिछले करीब 5 दिन पहले तक हो गया था और हमारी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक, यानी नवंबर के अंत तक हम इसको 80% क्रॉस कर देंगे और 85% के आसपास जैसे आने लगेगा तो मेन एक्सप्रेसवे हमारा जो है तैयार हो जाएगा। उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हमारा चैलेंज केन पर ब्रिज है, यमुना का ब्रिज एक तरफ से चालू हो गया है, बेतवा का ब्रिज हमारा चालू हो जाएगा, लेकिन केन का जो ब्रिज है उस तरफ काफी जल जमाव है, उस पर हम लोगों को विशेष जो है मेहनत करनी पड़ रही है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी जो है जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक इसका मेन हाईवे जो है शुरू कर दें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी काम चालू हो गया है, वहां पर भी घाघरा नदी में जो है बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। गोरखपुर से लखनऊ आने के लिए अगर आप आजमगढ़ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आएंगे, लगभग उतना ही किलोमीटर है जितना कि गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ। तो गोरखपुर से लखनऊ और पूरा बिहार का ट्रैफिक गोरखपुर साइड से लखनऊ आने के लिए इसमें बहुत फायदा होगा और इससे बहुत जल्दी ही आदमी जो है लखनऊ पहुंच जाएगा। ये हम जरूर बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो आउटर रिंग रोड है अगर कनेक्ट हो जाता है जल्दी, वो भी काम हो रहा है NHAI का, तो उससे फिर आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं और उससे बाकी भी जो NH की रोड से कनेक्ट अगर हो जाएंगी तो लखनऊ के लिए विशेष रूप से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि इस रिंग रोड के माध्यम से जो NHAI बना रही है
आगे कानपुर का भी एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, आगरा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इस तरह से लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कल का जो कार्यक्रम है लगभग 1:30 बजे से शुरू होगा, पब्लिक मीटिंग होगी और उसके बाद 2:45 बजे तक जो है इस कार्यक्रम के बाद एयर शो होगा। एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट भी होंगे और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी जो है एयर शो में रहेंगे, जिससे कि 45 मिनट्स का पूरा एक बढ़िया डिस्प्ले होगा। और किरण जो है, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उसका भी एक एयर शो में भाग लिया जाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गंगा एक्सप्रेसवे का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम था, उसको भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 93% उसकी जो है लैंड ले ली गई है, उसकी भी बिड्स जो है आने को है और कोशिश हमारी है कि अगले हफ्ते तक उसकी बिड्स आकर ये जो बीओटी में प्रोजेक्ट 26,000 करोड़ का सिविल का काम है, 42,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग आगे ले जाएं। अभी हाल में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आकर पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू जो है 5100 करोड़ का बेनिफिट, एक सॉफ्ट लोन जो है यूपी के यूपीडा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिया है। ये एक बड़ी बात है। ये जो पूरा औद्योगिक गलियारा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, इसके दोनों तरफ 8 इंडस्ट्रियल एरियाज भी डेवलप किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का ये व्यू है कि जो एक्सप्रेसवेज है केवल रोड न रहे, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर जो है सड़कों का भी, सड़कों के निर्माण के साथ साथ औद्योगिक गलियारों का भी जो है निर्माण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि यूपीडा के संदर्भ में आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। कल 2 जगहों पर जो है प्रेस रहेगी, एक मंच के आगे और एक जहाँ एयरस्ट्रिप है उसकी दूसरी पार जो है आपके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सूचना विभाग से माध्यम से शिशिर इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कुछ लोग रह गए हैं, तो आप देख लीजिए, जितने लोग रह गए हैं जाना चाहते हैं तो जरूर लेकर जाइए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट है। और जो टचडाउन और आदि और बाकी सब जो अच्छा एक चीज देखने को मिल रही है, निश्चय ही इससे आप लोगों को भी जो है हमारे कवरेज में तो फायदा मिलेगा, लेकिन आप चूंकि आप लोग सब पुराने लोग हैं, इस प्रदेश के विकास में आप भी साथी हैं, तो इस प्रदेश के विकास के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट पर आप भी हमारे साथ रहें, इसलिए आप हर देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो मीडियन की चौड़ाई है वो भी बढ़ा दी गई है, 1 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो है हम लोगों ने 1 मीटर मीडियन की चौड़ाई बढ़ाते हुए उसका जो है राइट ऑफ वे का भी जो है एक्स्ट्रा लैंड हम लोग ने ली है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हम आगे चल के सीएनजी के स्टेशन भी देंगे। तो इस तरह की कई चीजें जो है हम टेकअप कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, उसमें हम लोग ने जो ऑटोमेटिक एटीएमएस का सिस्टम लागू किया था, तो वो एटीएमएस का सिस्टम भी जो है हम लोगों ने उसको लागू कर दिया है और वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वो भी अपडेटेड वर्जन होगा। तो काफी नई चीजें आएंगी और नई चीजों को हम लोग लाकर कोशिश करेंगे कि कम कॉस्ट में नई चीजें लाएं। अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे थे और किस तरीके से वहां पे कार्यक्रम का आयोजन होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस तरह से विकास के मील का पत्थर साबित होगा, इस विषय को बताते हुए नजर आ रहे थे। वो डिटेल जानकारी आपने सुनी है। एक बार फिर से आज की चर्चा में वापस लौटेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि जो बात अभी इससे पहले कही गई उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। और साथ ही साथ अभी चूंकि यहां पर विकास के कार्यों का भी जिक्र हो रहा था, तो अभी अवनीश अवस्थी जी ने भी बताया कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने वाला है और वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है। दोनों पे ही आपका रिएक्शन चाहता हूं। संजय जी पहले जवाब दें, उसके बाद इस पर भी रिएक्ट करें। देखिए, जो मेरे मित्र कह रहे थे कि काम नहीं हुआ, जनता को 3 चीजें चाहिए। भय से मुक्ति चाहिए, उसको भूख से मुक्ति चाहिए, उसको भ्रष्टाचार साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माफियाओं ने, गुंडों ने, लुच्चों ने, लफंगों ने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, उनको कहां शरण मिलती है जरा आप देखिए। बीजेपी के भाई शरण पाते हैं समाजवादी पार्टी में और
तेजस्वी कहाँ समाजवादी पाते पार्टी हैं? की सहयोगी मित्र मुख्तार से मिलने जेल में कुलदीप जाती सिंह है। सेंगर कहाँ पाते हैं? एक राजनीतिक दल है वो अतीक की पत्नी को अपने शरण में लेता है। तो जो भय को हटाने वाले हैं वो कौन है और भय के साथी कौन है, ये जनता ने देखा है। भूख की स्थिति में 100 साल से में सबसे बड़ी बीमारी जिसने पूरी की पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था, उससे बचाने का अगर सबसे बेहतर कहीं काम हुआ है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उसकी तुलना करके देखिए महाराष्ट्र से, केरल से, जहां हमारे मित्रों की सरकारें हैं, वहां से बेहतर उत्तर प्रदेश ने किया है। और बिकने वाली नौकरियां उत्तर प्रदेश का कलंक हुआ करती थी। जब कोई नौकरी निकलती थी तो समाजवादी पार्टी का खानदान बोरा लेकर नोटों को इकट्ठा करने ले जाता था। आज जो नौकरियां मिल रही है वो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर मिल रही है। तो भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने के बाद हमने बिजली, सड़क और पानी दिया है। आपने देखा होगा कि दोनों बसपा और सपा के शासनकाल में एक एक एक्सप्रेस वे बनता है। भारतीय जनता पार्टी 2 एक्सप्रेस वे बनाकर देती है। ये कहते हैं कि हमने तो 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना दिया था, आपके पास 60 महीने थे। 60 महीने क्या करते रहे? अगर आप 22 महीने में एक एक्सप्रेस वे बना सकते थे तो पूर्वांचल को आपने विकास की दौड़ में पीछे क्यों छोड़ दिया? आपने बुंदेलखंड को पीछे क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी वो प्राथमिकता में नहीं थे? अगर विकास होना चाहिए तो जो सबसे गरीब इलाका है, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, जो विकास की दौड़ में पीछे है, जहां अंधकार है, जहां के लोगों को सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए, वहां की चिंता सबसे पहले क्यों नहीं होती है? मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे आज अंग्रेज कहें कि हमने कोई ट्रेन चला दी तो वो कहे कि साहब हमने ट्रेन चला दी और इसका अंग्रेज कहें कि हमको इसका धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत में रेलवे लाइन लाने की कल्पना तो अंग्रेजों ने की थी। वैसे ही मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र भी कहेंगे कि ये एक्सप्रेस वे की तो कल्पना हमने की थी। आज उत्तर प्रदेश में 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मेट्रो चल रही है। मेरे मित्र कहेंगे कि मेट्रो की कल्पना तो हमारी थी, लेकिन कल्पना होती है और सरकार करने वाली चीज सरकार करनी होती है। सब समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने साकार करके लोगों को चीजें दी हैं। हमने आधी अधूरी योजनाएं नहीं दी हैं, हमने ऐसी योजनाएं नहीं दी हैं। नहीं ठीक है, लेकिन संजय जी विकास तो देखिए भाई सतत प्रक्रिया है, विकास होता रहना चाहिए, लेकिन वो दिखता रहे, बस यही इसी पर आपत्ति थी क्योंकि आप लोग दिखा नहीं पा रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, देखते हैं जनता भरोसा किस पर करती है। ठीक है, कृष्णकांत जी का भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी चूंकि यहां पर सभी जो पार्टियां हैं, खासतौर से सत्ताधारी और जो विपक्ष जिनके ऊपर अभी आप आरोप लगा रहे थे, उनका यह कहना है कि देखिए आप लोगों से अभी यहां पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। आप लोगों ने जो पिछले 32 सालों के अंदर किया या उसके पहले जिस तरह से आप लोगों का रहा, उस वजह से जनता अभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। 32 साल में बिजली के कितने कारखाने, कितने प्रोजेक्ट यहाँ लगाए गए उत्तर प्रदेश में, खाद के कितने, फर्टिलाइजर की कितनी फैक्ट्रीज यहाँ उत्तर प्रदेश में लगाई गई। जो नारायण दत्त तिवारी के 89 के कार्यकाल में थे, उसके बाद से आज एक भी नहीं बढ़ा। और ये भाजपा के प्रवक्ता चौधरी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और हंस के झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ये कह रहे हैं कि आपराधिक 114 एमएलए इनके आपराधिक गतिविधियों में लिप्त, उनके ऊपर कांग्रेस की अध्यक्षा भी तो आपराधिक मामले में विधायक है जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेल पर है मित्रवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, तो उनको भी अपराधियों में शामिल कर लीजिए ना। कर रहा है और जिस तरह से अमित शाह अपने बगल में खड़ा करके उस गुंडा और आपराधिक बेटे के बाप को जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भैया जमानत पर कौन छूटा हुआ है? पसंद कौन छूटा है मित्रवर? हाँ, यह दर्शाता है साफ साफ। दूसरी चीज, जमानत पे पकड़ा हुआ है। अरे चुप रहो यार, अरे आप तुम लोग चुप रहो। जमानत पर कौन है? चुप रहो भाई, जनता खोई जा रही है, जनता आ नहीं रही है, जनता बसों में जमानत पे कौन है? जमानत पे कौन छूटा? अरे संजय चौधरी चुप रहो, सुनो। जमानत की तो बात कर लो मेरे भाई, अपराध की बात करो, बेल पर कौन है? ठीक है संजय जी, संजय जी देश के गृह राज्य मंत्री जी जमानत पे हैं। बेचा था आज तो एलपीजी 414 में बेचा था आज 1000, दाल 70 में बेचा था आज 190, आटा 17 रुपए में बेचा था आज 32, घी 350 में बेचा था आज 650,
तेल 52 में अरे तो सोनी की रायबरेली क्यों नहीं आ रही है? बेचा था 58 रुपए, क्यों नहीं आ रही? 22 रुपए में बेचा था 50 रुपए। अरे आप देश बेचो, घी बेचो, जिसको जहां ना होगा आ जाएगा। बिक रहा है। यह अंतर जनता अब समझ गई है कि केवल और केवल अगर यहाँ बहाली आ सकती है तो कांग्रेस के शासनकाल में आयुष जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जो हमारी प्रतिज्ञाएं चल रही, हमारी प्रतिज्ञा यात्रा और जिस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं गोरखपुर। लेकिन कृष्णकांत जी, अगर सब इतना बेहतर चल रहा है तो आपके जो बड़े चेहरे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जिन चेहरों को हम लोग गिन सकते थे उंगलियों पर, वो आपका साथ छोड़ करके कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टियों में अपना क्यों अस्तित्व ढूंढ रहे हैं? अगर आपकी पार्टी का भविष्य इतना सुदृढ़ है या इतना मजबूत नजर आ रहा है, इतना बढ़िया है कि आप लोग सत्ता में वापसी करने वाले हैं, नेताओं से बेहतर कौन समझेगा जमीन की स्थिति? आयुष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पत्रकारिता का कोई पहला चुनाव नहीं देख रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे होंगे पत्रकार के रूप में। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ना कि आपके पुराने कद्दावर चेहरे जो आप कह रहे हैं कि इस समय सबसे बेहतर फेज में, कृष्णकांत जी मेरा सवाल इसीलिए था, जब आप कह रहे हैं कि सबसे बेहतर फेज में अगर कांग्रेस पार्टी है, उस समय अगर छोड़ के चले जाएं तो नेताओं से अब मैं क्या इसका जो आकलन करूं, क्योंकि वो तो सबसे बढ़िया वैज्ञानिक है ना, उनको तो सब समझ में आता है हवा का रुख किस तरफ है। जवाब मुझे देना है कि आप जवाब भी देंगे, ये तय कर लीजिए। अगर जवाब मुझे देना है, नहीं कृष्णकांत जी जवाब दीजिए, आप मौका दीजिए। जब चुनाव आता है तो यह दलों में भगदड़ शुरू होती है। हमारे यहाँ भी तमाम ज्वाइनिंग 3 महीने से चल रही है, सारे दलों में यहाँ के वहाँ के यहाँ लोग आ रहे हैं, कुछ सही निर्णय लेते हैं, कुछ गलत निर्णय लेते हैं। हम तो ऐसी स्थिति में इन नेताओं के आने जाने से जनता पे प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो हवा का रुख भांपने का जो अपने को दावा करते हैं, इनका रुख कभी कभी फेल कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी 47 से 312 पे पहुंच गई, तो निश्चित रूप से किसी को भारतीय जनता पार्टी को भी उस समय नहीं लग रहा था कि हम इस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। वो लोग भी एक मतलब आश्चर्यचकित थे। तो यह जनता के रुख पर निर्भर करता है, और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जनता के साथ हुआ है, और निश्चित रूप से इस 32 साल के लोगों के झूठ भरे मक्कारी के चलते आज जनता कांग्रेस के साथ है। क्योंकि हमने जहां भी जो कहा, जिन राज्यों में जो कहा, वो हमने पूरा किया। चाहे हमारा मनमोहन सिंह के जमाने में 74,000 करोड़ की कर्जा माफी रही हो, ईमानदारी के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कर्जा माफी करके कितने लोग कर्जा माफी, 16 पैसा, 24 पैसा, 48 रुपया, 32 रुपया, और यह इसके बाद भी टीवी पे आके सब बोलते हैं, सबों को जहां सर भाजपाइयों को नहीं देंगे। चलिए ठीक है, कुल मिला के आपने बता दिया, चूंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर सभी को देखा है, इसलिए भरोसा सिर्फ आपके ऊपर। ठीक है, चलिए ठीक है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी, चुनावों का इंतजार करेंगे। धर्मेंद्र जी ठीक है। हिंदू धर्म के द्रोही, यह हिंदू धर्म के विरोधी, यह सारे लोग बेरोजगारी, महंगाई। चलिए आप देखिए, अभी तक तो चर्चा यहाँ पर हिंदू की नहीं हुई थी, अभी तक हिंदू की नहीं हुई थी, लेकिन अब आप ले आए हैं, इसलिए अब इस पर चर्चा जाएगी। फिर मत कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र करती है। धर्मेंद्र जी चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी पहले, धर्मेंद्र जी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। संजय जी को ये लगता है कि अगर हंस के बोल देंगे तो सच झूठ हो जाएगा और झूठ को लोग समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने बोला कि हमने भूख खत्म कर दिया देश का, प्रदेश का। इनके आंखों में शर्म नहीं है। देश जो है हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर चला गया है, और 116 देशों की रेटिंग हुई है, जिसमें 101वें नंबर पर भारत देश है। बांग्लादेश से बुरी स्थिति है भारत की, पाकिस्तान से बुरी स्थिति है, नेपाल से बुरी स्थिति है, म्यांमार से बुरी स्थिति है। इससे ज्यादा बुरे दौर से देश कभी गुजरा नहीं भुखमरी में। अब इनका टारगेट क्या है, लोगों को गुमराह क्या करेंगे कि 101 नंबर शुभ होता है, इसलिए हम 101 नंबर पे आ गए हैं। अब अंतिम जो देश 116वां नंबर है, 1 साल का समय इनको और मिल जाएगा तो 116 पे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात है जो कह रहे हैं भय, मैं कहता हूं छल, कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात, ये 5 मंत्र है भारतीय जनता पार्टी, इन 5 के आगे निकल के जा नहीं सकती। उसके बाद अगर संजय जी अंग्रेजों का नाम ना ले तो मुझे लगता है कि इनके दिन का दिन नहीं होगा, रात की रात नहीं होगी। अपने डीएनए के बारे में ना सोचो तो बेकार है। आज चर्चा हो रही है देश की, अंग्रेजों के पास चले जा रहे हैं। अगली बात जो एक्सप्रेसवे की पूर्वांचल की, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता, बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल सुन रहे हैं। उस जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसमें क्या क्या काम हो गया था। लैंड एक्विजिशन, आप इस बात को समझिए, अगर आप कोई घर बना रहे हैं या कोई रोड बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, सबसे अहम चीज होती है जमीन। अगर आपके पास जमीन ही नहीं तो आप कुछ नहीं बना सकते हैं।
तो समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो लैंड एक्विजिशन है, पूरी तरह से लैंड एक्विजिशन समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था। और जिस गांव में लास्ट एक्विजिशन हुआ था, अरे सुनिए पहले सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आप अपना तथ्य बताइए, नहीं आप अपना तथ्य बताइए, मुझे अपना बता दीजिए। मैंने आपके बीच में बोला नहीं था ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, एक एक करके, हाँ एक एक करके, ठीक है। अपने टर्न में आप बोल लेना, जो बोलना होगा नहीं बिना अपने टर्न में बोलना, आपको जो बोलना होगा। चलिए ठीक है, वो उसका साक्ष्य रखेंगे, वो बताएंगे अगर लैंड एक्विजिशन हुआ था तो कैसे हुआ था, बताएंगे, धर्मेंद्र जी बताएंगे। लैंड एक्विजिशन हुआ और जिस गांव में लास्ट लैंड एक्विजिशन हुआ था उस गांव से 1 इंच आगे भी लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है, वहीं तक रोड बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो रोड का अलाइनमेंट है, रोड का अलाइनमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। तीसरी बात जो कह रहे थे, मीडियन की चौड़ाई जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके मेजर के हिसाब से समाजवादी पार्टी सरकार में रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते ही मीडियन की चौड़ाई कम कर दी थी और उसके बाद उसको कॉस्ट को कम बताने लगी थी। आज जब आपने अस्थाना जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि हम मीडियन की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो रोड की सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर्स के साथ पूरा इन्होंने खिलवाड़ किया है, इससे लोगों की जिंदगी उसमें जाएगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो इसकी राइडिंग क्वालिटी है, आप आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस पे चल के देखिएगा, आयुष जी आप भी कभी गए होंगे, अगर आप एक गिलास पानी लेके बैठते हैं तो मुझे हाँ, एक गिलास पानी लेके आप बैठिए तो पानी गिरेगा नहीं। अगर आप पूर्वांचल पे चढ़िएगा, मैं भी उस पर आया हूं इसलिए बता रहा हूँ, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलिएगा, अगर वो राइडिंग क्वालिटी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात है कि जो उसकी हाइट है रोड की, आगरा से जो लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे था उसको ज्यादा हाइट पे बनाया गया था ताकि वहां के आसपास के जानवर या कोई इस तरह की चीजें ना आ जाए जैसे एक्सीडेंट हो जाए। इन्होंने क्या करा, उसकी हाइट को कम कर दिया। जैसे उन्होंने खुद बताया कि उधर आपका आजमगढ़ वाला एरिया, ये सब थोड़ा सा लो वाले एरिया है, तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र में इन्होंने उसकी हाइट भी कम कर दी है। उसके बाद ये लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने कॉस्ट कम कर दिया। लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या कॉस्ट ज्यादा जरूरी है, आप मुझे पहले बता दीजिए। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण बताता हूं जो हमारे दर्शक इस बात को समझे कि अगर हम कोई पैजामा सिलाएं और पैजामे की कॉस्ट हम बता दें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करेंगे, पैजामे का एक पैर गायब कर देंगे, बोलेंगे कि हमने पैजामा आधे पैसे में सिलवा दिया। तो वो पैजामा कौन पहनेगा मुझे बताइए जरा भाई। ये इनका असली चेहरा है। कल जो इन्होंने अपना शिलान्यास किया है, ये जो बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या एक प्रोजेक्ट आपका ऐसा नहीं है जिसका आप शिलान्यास भी कर दो, उद्घाटन भी कर दो? एक एक्सप्रेसवे को बता दो जो 5 सालों में 60 महीने में, जो आप चिल्ला रहे थे कि 60 महीने में होता है, 60 महीने में आप एक एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिसको आपने शुरू किया और खत्म कर दिया। कभी हो ही नहीं सकता, खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको करना है ही नहीं, दूसरे के काम का फीता काटना है। अगली बात मैं आपको बता दूं, जो कल हो रहा है, एयर शो नहीं हो रहा है, ये योगी जी की एयर लॉन्चिंग हो रही है, क्योंकि इनका विकास भी हवा में है, इसलिए योगी जी भी हवा में है, अब मोदी जी भी हवा में आ रहे हैं। अब तीनों लोग हवा में रह के हवा में चले जाएंगे और 22 में योगी जी बहुत जल्दी संजय जी इस पर रिएक्ट करेंगे। संजय जी देखिए, कभी कभी कहते हैं ना कि हवाई किले बनाना हो तो समाजवादी पार्टी से सीखा जा सकता है। इनकी जब सरकार थी तो लखनऊ का मेट्रो जो 32 किलोमीटर का था उसपे 8 किलोमीटर का मेट्रो चलाने के बाद कहते हैं कि हमने पूरी योजना करके उत्तर प्रदेश को समर्पित कर दिया। मुझे लगता है कि थोड़ी के बीच में पहले 2 स्टेशन के बीच में चलेगी, यानी पहले 2 स्टेशन के बीच में चलेगी ना, या सीधे 50 किलोमीटर पहुंच जाएगी? अधूरी योजना, अरे अधूरी 75 जिले हैं, जिले 75 हैं, 75 में बना लो, 75 में बना लो, एक्सटेंशन कर दो उसका। ये अधूरा थोड़ा ना कहते हैं इसको, कैसे कहते हैं मुझे बताइए ना। आप एक हाईवे बताइए जो आपने बना दिया है, एक मेट्रो ऐसा शहर बताइए जहां आपने शुरू कर दिया है, एक कोई शहर का नाम बताइए जहां आपने शुरू कर दिया है, एक शहर का नाम बताओ जहां मेट्रो आपने शुरू कर दिया हो। आपने तो गुजरात में नहीं मेट्रो चलाया, आप यूपी में कैसे चला पाओगे? आपको सोचना चाहिए, जो आपके डबल इंजन है, जो आपका गुजरात मॉडल है, गुजरात में खुद नहीं मेट्रो चलती है तो आप यूपी में चला ही नहीं सकते। आपकी सोच में ही मेट्रो नहीं चल सकती भाई। आप लोग अहंकारी लोग हो, आप लोगों के दिमाग में बुखार है, उस बुखार का इलाज बहुत जरूरी है। जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करोगे। आपको झूठ बोलना है, छल करना है, कपट करना है, धोखा करना है, लोगों के साथ विश्वासघात करना है, इसके अलावा कोई काम आपके पास नहीं है। आप कोई काम कर नहीं सकते। आप आतंकवादियों को सुरक्षा दीजिए, आप गुंडा माफिया को अपनी पार्टी में जगह दीजिए, चुनाव लड़वाइए, इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। काम नहीं बता सकते आप। बेटियों को जिंदा दिलवाइए, दलितों के घर को दिलवाइए, उसके बाद अपराधियों को बचाइए और उसके बाद खिलाड़ियों को आप हत्या करवाइए। हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनाइए, अपराध में नंबर 1 बनाइए, किडनैपिंग में नंबर 1 बनाइए। बेटियों की सुरक्षा में आप फेल हो गए पूरी तरह से, आप फेल है पूरी तरह से। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप फेल है पूरी तरह से।
से, आपके बस की कुछ नहीं है। योगी जी जाने वाले हैं, 3 जिला पंचायत का चुनाव डीएम और एसएसपी लड़े थे, इस बार रैली में डीएम और एसएसपी कर रहे हैं। वोट डीएम एसएसपी नहीं डालने जाएंगे। पूरे जिले में वोट मिलेगा तो जनता अगर वोट करेगी, वोट की चोट से आप अपने आप बाहर चले जाओगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। डीएम एसएसपी आपको चुनाव नहीं जितवा देंगे। आप अपने झूठ को पहले संभालिए, लोगों को धोखा देना बंद कर दीजिए। जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है, जो सब्जी बनाने जा रहा है, 265 रुपए में तेल खरीद रहा है, आप उसके सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको पता चल जाएगा। आपके विधायकों की हालत आपको पता चल जाएगी। आपके विधायक खुद कहते हैं कानून व्यवस्था दोस्त है, आपके मंत्री खुद कहते हैं कानून व्यवस्था दोस्त है। कोरोना काल में जो आपने लोगों के साथ किया, इसका हिसाब कौन देगा मुझे बताइए। कोरोना काल में जो लोगों के साथ किया, आपने हिंदू लाशों को दफना दिया, उसके बाद लाशों से कफन खींच लिया। चलिए ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। उमाशंकर राजभर जी, अभी अनुप्रिया पटेल से भी इंडिया न्यूज ने जब बातचीत की, चूंकि आपने कहा कि अति पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, अनुप्रिया पटेल जी तो कह रही थी कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना तो कोई पार्टी नहीं करवा पाई, वो तो उसी राह पर चल रही है जो वो लोग चाहते हैं। मैं आपका इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आयुष जी, भाजपा के मित्र को कहिए जो जमानत की बात कर रहे थे, माननीय जो देश के गृह मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री है, दोनों लोग जमानत पे हैं, या उनको ये बता दीजिए जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का लायन आर्मी है, पूछिए जो है, आप सुनिए, आपके गृह मंत्री पहला देश का गृह मंत्री होगा जो कड़ी पार है। योगी जी का मुकदमा हटवा दो, मुख्यमंत्री का मुकदमा हटवा दो। आपके दोनों, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो अनुप्रिया पटेल जी खुश हैं, वह भी लाइन में, घबराइए मत आयुष जी, वह भी महागठबंधन में आ रही है। अनुप्रिया पटेल जी, उनकी जो माँ है कृष्णा पटेल जी, वह गठबंधन आ चुका है। और पिछले आपने देखा होगा पिछले हफ्ते, आप ध्यान रखिए, अनुप्रिया पटेल भी घबराइए मत, आपका गठबंधन के साथ संजय निषाद से लेकर के अनुप्रिया पटेल सभी लोग आते आते नहीं दे पाओगे, एक बार दे दिए बात कोई बचने वाला आपके साथ में नहीं है, घबराइए मत। फिर 93 होने जा रहा है, 93 फिर दोहराएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। ओबीसी को माला आपने पहनाई है भाई, सुहेल देव को चादर चाहे, अरे आडवाणी जी को चादर चढ़वा दीजिए। ओवैसी आपकी बी टीम है, आप लोग उनको आडवाणी जी को चादर चढ़वा दीजिए। मुसलमानों के हक अधिकार की बात करते हैं तो ओवैसी से अगर सच्चे मुसलमान और मुसलमानों के हक अधिकार, चलिए कृष्णकांत पांडे जी, देखिए एक तो संगठन के स्तर पर कांग्रेस कितना मजबूत हो पाई है इन 5 सालों के अंदर, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। और दूसरा ये है कि देखिए अभी यहां पर जो जातिगत व्यवस्था की बात हो रही ना, कि जो ये फैक्टर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसको कैसे भेद पाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी राजनीति इससे बिल्कुल अलग है। कृष्णकांत पांडे जी, बूथ स्तर तक इन 2-2.5 सालों में हमारा संगठन पहुंच गया है और हमारी ग्राम सभा स्तर तक हम लोगों ने अपना संगठन बनाया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी। और दूसरी चीज, संगठन के अलावा जनता इस बार पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जितने जिला अस्पताल है वही केवल कागज में नाम बदल दिया गया, मेडिकल कॉलेज हो गए। कहाँ गए पैरामेडिकल स्टाफ, कहाँ गए डॉक्टर, कहाँ गई बिल्डिंगें, कहाँ गया मेडिकल कॉलेज, यह जनता पूछ रही है जनता की आईटी पार्क बनाने के लिए आपने कहा था, वो कहाँ गया? 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ गई? पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले में बनने थे, वो कहीं दिख रहे हैं? फार्मा पार्क बनना था, वो कहाँ है? स्पोर्ट पार्क और ड्राई स्पॉट बनना था, ये सब कहाँ चले गए? गन्ना किसानों का 14 दिन का भुगतान, 12,000 करोड़ से ऊपर का गन्ना किसानों का बकाया, और 15 दिन में भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित एक कब मिलेगा? पुलिस के 1.25 लाख लोग अभी भरे जाने हैं। भाजपा के साथी कह रहे थे कि सारी भर्तियां जो है एकदम सही ढंग से हुई, आज तक से एक भी भर्ती क्लियर ही इस 5 सालों में नहीं हो पाई। कौन नौकरी देगा? कोरोना काल में यह बाबा जी तो जो दिल्ली मुंबई से कोरोना काल में 30 लाख लोग आए थे, उनको भी गिर रहे थे, उनको भी हमने रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में, खत्म हो गया। बीजेपी में अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लो देश में सबसे अच्छा काम हुआ है कोरोना में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में भी कुछ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में भी बोला है। अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा यही
समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार भी हमेशा की तरह बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन हाँ, जो पार्टियां अकेले अपने दम पे 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की चिंता, उन पर कैसे भरोसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।